अब हम आते हैं ऑर्डर नंबर 35 के ऊपर। यहाँ पे हमको इंटरप्रीटर सूट के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट एन इंटरप्रीटर सूट इज फाइल्ड बाय अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द केस। सपोज ए आता है कोर्ट के पास एंड ए कोर्ट को बोलता है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को बी और सी दोनों क्लेम कर रहे हैं। कोर्ट को वो क्लियर करता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। You can say that A is actually coming to the court. A is actually coming to the court so that court will decide whose property is this, whether to give this property to B or to give this property to C. B और C में से किसको ये प्रॉपर्टी देनी है, इस चीज के लिए A ने एक सूट फाइल किया। ओके, तो ऐसे सूट को हम बोलेंगे इंटरप्लीडर सूट। You will have to remember that the one who has filed the suit has no personal interest in this suit. तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि if already there was a suit between B and C on the same subject matter, B and C के बीच में पहले से ही एक सूट चलता था जहाँ पे ये इशू था कि प्रॉपर्टी किसकी है। अब इन दिस केस ए ने जो इंटरप्रीटर सूट फाइल की है, ए ने जो यहाँ पे इंटरप्रीटर सूट फाइल किया है, दिस विल नॉट सस्टेन बिकॉज पहले से ही सेम मैटर के ऊपर सूट चल रहा था। अब ए यहाँ पे इंटरप्रीटर सूट नहीं फाइल कर सकता। ओके, तो कोर्ट विल हैव टू चेक whether a comprehensive suit between B and C in this case is already running in some other court or not. If there is already a suit where the rights of B and C can be comprehensively decided, then in that particular case the interpreter suit will not be allowed by the court. ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे पहले याद रखनी है। अब हम आते हैं इसके रूल 1 के ऊपर। रूल 1 में लिखा हुआ है कि जो भी प्लेंटिफ होगा यहाँ पे, हमारे एग्जांपल में ए जो है, ही इज द प्लेंटिफ यहाँ पे डिक्लेयर करेगा दैट ही हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। ए पार्ट इसका बोलता है, प्लेंटिफ को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस सूट में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। बी इसका बोलता है कि ए को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए विल हैव टू डिक्लेयर दैट द मेन controversy with respect to subject matter is between B and C. यहाँ पे B and C के बीच में मेन कंट्रोवर्सी है, ये चीज ए को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो रूल 1 में हमको ये चीज याद रखनी है। रूल 2 इसका बोलता है कि कोर्ट यहाँ पे ए को बोल सकती है, कोर्ट कैन एक्चुअली आस्क ए टू डिपॉजिट द प्रॉपर्टी इन कोर्ट एंड इस प्रॉपर्टी को लेके, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके सूट फाइल हुआ है, इस सब्जेक्ट मैटर को कोर्ट में डिपॉजिट करने के लिए भी ए को बोला जा सकता है। ओके, उसके बाद सूट चलता रहेगा एंड कोर्ट अगर डिसाइड करता है कि सपोज ये प्रॉपर्टी बी की है, देन द कोर्ट विल एक्चुअली गिव दिस प्रॉपर्टी टू बी। ए यहाँ पे फ्री हो जाएगा इस केस से। ए ने यहाँ पे जैसे ही प्रॉपर्टी को सबमिट किया है, उसी टाइम ए विल बी फ्री फ्रॉम दिस केस। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 88 जो है वहां पे भी इंटरप्रीटर सूट के बारे में बात करी गई है, बट यहाँ पे ऑर्डर नंबर 35 में सेम चीज को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताया गया। अब हम आते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3 इज एक्चुअली ऑपोजिट टू सेक्शन 88 का प्रोवाइजो। सेक्शन 88 का जो प्रोवाइजो है, उसके ऑपोजिट बात रूल 3 में बोली गई है। रूल 3 सेज कि फॉर एग्जाम्पल सूट जो है ए ने फाइल की है, ए ने यहाँ पे इंटरप्रीटर सूट फाइल की है। ओके, एंड यहाँ पे बी एंड सी को ए ने डिफेंडेंट बनाया है, यानी कोर्ट में आके ये बोल रहा है दैट प्लीज डिसाइड कि ये प्रॉपर्टी बी की है या फिर सी की है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि वन ऑफ द डिफेंडेंट्स, फॉर एग्जांपल बी ने पहले से ही ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। पहले से ही बी ने ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया हुआ है। अब यहाँ पे कौन से सूट को आप स्टे करोगे? जो पहले से सूट चल रहा है बी वर्सेस ए, इसको आप स्टे लगाओगे, या फिर जो इंटरप्रीटर सूट ए ने फाइल की है अगेंस्ट बी एंड सी, इसको आप स्टे लगाओगे? रूल 3 यहाँ पे बोलता है दैट द प्रीवियस सूट
the previous suit between B and A. The previous suit between B and A will be stayed. Here the interpreter suit will be a more comprehensive suit. Interpreter suit will be a more comprehensive suit, and that is why this suit will continue to run. तो यहाँ पे जो सेकंड सूट है ये कंटिन्यू करेगा बी वर्सेस ए का जो केस है. दिस केस विल बी स्टेड. अब रूल नंबर 4 के ऊपर हम आते हैं. यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट हियरिंग के दौरान जो प्लेंटिफ है केस में, यानी जिन्होंने इंटरप्रीटर सूट को फाइल किया, दिस प्लेंटिफ कैन बी डिस्चार्ज बाय द कोर्ट. ए को यहाँ पे बोल सकते हैं कोर्ट कि जो भी प्रॉपर्टी है कोर्ट में आप उसको डिपॉजिट करो एंड नाउ यू आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द केस. ओके, बिकॉज ए का था यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं, एंड दैट इज वाई ए कैन बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द केस. लेकिन अगर कोर्ट को यहाँ पे लगता है कि ए को भी केस में रहना चाहिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल ए को कोई ऐसी चीज पता होगी जो बी एंड सी को नहीं पता है विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे कोर्ट बोल सकता है दैट ए इज नॉट डिस्चार्ज्ड. फर्स्ट हियरिंग के दौरान यहाँ पे ए को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे इफ द कोर्ट थिंक्स फिट. तो यहाँ पे वी कैन से that it is dependent upon the discretion of the court. It is dependent upon the discretion of the court that whether to discharge A or to not discharge A at the first hearing. Okay, तो रूल 4 हमको ये चीज बोलता है. रूल 5 बोलता है कि एजेंट्स और टेनेंट्स जो है, एजेंट्स एंड टेनेंट्स कैन नॉट फाइल एन इंटरप्रीटर सूट. सपोज ए इज द लैंडलॉर्ड, ए लैंडलॉर्ड होता है एंड बी उसका टेनेंट होता है. अब यहाँ पे बी कैन नॉट फाइल एन इंटरप्रीटर सूट. बी यहाँ पे एक इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता है दैट प्लीज डिसाइड किस प्रॉपर्टी का मालिक ए है या फिर सी है. यानी अपने ही लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट बी यहाँ पे इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता. अब ऐसा इसलिए गिवन है, रूल 5 इसलिए गिवन है बिकॉज द रिलेशन बिटवीन एजेंट प्रिंसिपल, the relation between agent and principal, as well as between landlords and tenants, is a relation of trust. And that is why we will say that the relation between these party is of a fiduciary nature. That is the policy behind rule 5 of order number 35. अब रूल 6 के ऊपर हम आते हैं. यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने यहाँ पे इंटरप्रीटर सूट फाइल किया. ए ने कोर्ट में बोला है कि वैसे तो इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी तक इस प्रॉपर्टी को मैंने होल्ड किया है एंड इसको होल्ड करने में कुछ खर्चा आया, इसकी देखरेख करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस करने के लिए कुछ खर्चा आया है एंड आई वांट दिस मनी. सपोज ए बोलता है यहाँ पे कि इस प्रॉपर्टी को संभाल के रखने के लिए 10,000 रुपीज खर्च हुए हैं. अब यहाँ पे अगर ए का जो इंटरेस्ट है, यानी प्लेंटिफ का जो इंटरेस्ट है, अगर इसको पे ऑफ नहीं करोगे, इफ द प्लेंटिफ्स इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट पेड ऑफ, देन ही मे बी गिवन चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर. फॉर एग्जाम्पल आगे जाके कोर्ट जो है ये बोलती है दैट दिस हाउस बिलोंग्स टू बी. ए ने एक हाउस के लिए इंटरप्रीटर सूट फाइल किया था एंड कोर्ट आगे जाके बोलता है दैट दिस हाउस बिलोंग्स टू बी. अब यहाँ पे जब तक ए का जो मेंटेनेंस का अमाउंट है ये आप पे ऑफ नहीं करते हो, तब तक कोर्ट बोल सकती है दैट ए हैज चार्ज ऑन दिस हाउस. तो ये चीज हमको रूल 6 बोलती है.